हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक। लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम 24 जून और 25 जून 2020 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। अपने प्रश्नों के डिस्कशन की शुरुआत की जाए उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि लर्निंग बुक चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। और लर्निंग बुक पे जो आज नए व्यूअर्स पहली बार जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे लर्निंग बुक पे जो भी नई वीडियोज अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन उन तक समय से पहुंच सके। आइए शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नों के साथ। आज का पहला प्रश्न है, किस केंद्र संगठन ने भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन के साथ लेटर ऑफ इंटेंट यानी कि आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है? CSIR का फुल फॉर्म क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन के साथ लेटर ऑफ इंटेंट पर सिग्नेचर किया है। CSIR और अटल इनोवेशन मिशन दोनों एक साथ मिलकर जो भी नए स्टार्टअप भारत में शुरुआत हो रहे हैं, जो भी नए स्टार्टअप भारत में लगाए जा रहे हैं उनको प्रमोट करेगा। CSIR माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर में रिसर्च को भी प्रमोट करेगा। जो नए स्टार्टअप होंगे उनको वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर बूस्टअप करने के लिए उनको जागरूक करेगा। इससे क्या होगा कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को सपोर्ट मिलेगा। और जो ये कार्यक्रम है आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का कार्यक्रम, ये ज़्यादा अच्छे तरीके से बूस्टअप होगा क्योंकि इसमें साइंटिफिक रिसर्च को भी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है CSIR अटल इनोवेशन मिशन के तहत। CSIR का जो हेडक्वार्टर है ये नई दिल्ली में स्थित है। इसके अध्यक्ष जो होते हैं ये तत्कालिक प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि इस समय हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो वही CSIR के प्रेसिडेंट होंगे। और इसके डायरेक्टर जनरल शेखर सी मांडे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और अटल इनोवेशन मिशन दोनों मिलकर भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किया है, दोनों ने मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेल्दी एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग किस एजेंसी संगठन के साथ EESL की पहल है? देखिए EESL क्या है? ये एनर्जी एफिशिएंट सर्विस लिमिटेड है। EESL और यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट दोनों मिलकर स्वस्थ और ऊर्जा कुशल बिल्डिंगों को, स्वस्थ और ऊर्जा कुशल भवन के निर्माण के लिए एक पहल की है। दोनों ने मिलकर एक साथ ये पहल की है। इसके अंतर्गत EESL और USAID यानी कि यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट दोनों मिलकर भारत और साउथ एशिया में देखिए कुल 8 कंट्री हैं, यानी कि दक्षिण एशिया में, एशिया पूरा हो गया एक कॉन्टिनेंट, इसमें कुल 8 देश हैं। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और नेपाल। तो USAID और EESL दोनों मिलकर साउथ एशिया में जो बड़ी बड़ी ऑफिस की इमारतें हैं उनमें विद्युत ऊर्जा की खपत को नियंत्रित करेंगे। साथ ही साथ ऑफिस और इमारतों के अंदर अच्छी गुणवत्ता वाली स्वच्छ वायु के लिए भी कार्य करेंगे। यही तो है हेल्दी एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग। हेल्दी में क्या हो गया? हेल्दी के अंतर्गत अच्छी गुणवत्ता वाली स्वच्छ वायु के लिए कार्य करना, और एनर्जी एफिशिएंट यानी कि ऊर्जा की खपत को नियंत्रित करना, ऊर्जा की खपत का बचत करना, विद्युत ऊर्जा की। तो इन दोनों के लिए कार्य मिलके करेगा कौन? एक EESL यानी कि एनर्जी एफिशिएंट सर्विस लिमिटेड और दूसरा यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। इस कार्यक्रम का जो पायलट चरण होगा, पायलट चरण क्या बोलते हैं? पायलट चरण उसे बोलते हैं जहां से कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है और वहां पे देखा जाता है कि ये कार्यक्रम कितना इफ़ेक्टिव है। मतलब पायलट चरण एक तरीके से आप बोल सकते हो कि कार्यक्रम का पहला चरण है जिसमें कार्यक्रम चेक किया जाता है कि ये कितना इफ़ेक्टिव होगा। तो इसका पायलट चरण जो है वो EESL अपने दिल्ली के कार्यालय में ही कर रहा है, यानी कि अपने दिल्ली के कार्यालय की रूपरेखा बदल रहा है और उसके लिए वो अनेकों कदम उठा रहा है ताकि दिल्ली का जो उसका कार्यालय है उसमें विद्युत ऊर्जा की खपत को कम कर सके और दिल्ली के कार्यालय में वेंटिलेशन हो और अच्छी गुणवत्ता वाली स्वच्छ वायु कार्यालय के पूरे अंदर हो, जिससे कि हेल्दी जो है इन्वायरमेंट वहाँ का हो सके। इसके लिए जो पायलट चरण है EESL अपने ही बिल्डिंग में कर रहा है जो कि दिल्ली में स्थित है। EESL और गेल दोनों ने अभी कुछ दिन पहले ही ट्राई जनरेशन प्रोजेक्ट पर भी
एक साथ कार्य के लिए हस्ताक्षर किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर सिग्नेचर किया है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, EESL और गेल दोनों ने ट्राई जनरेशन प्रोजेक्ट पर एक साथ कार्य करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। इसको मैंने जब पहले क्वेश्चन कराए थे तो वहाँ पे इसको बताया भी था। 2021 तक EESL जो है 2000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी सेटअप कर रहा है भारत में। EESL का फुल फॉर्म क्या है मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एनर्जी इफिशिएंट सर्विस लिमिटेड। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अधीन कार्य करने वाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके जो चेयरमैन हैं ये राजीव शर्मा हैं। हमारे ऊर्जा मंत्री जिस मंत्रालय के अधीन EESL कार्य करता है वो राजकुमार सिंह हैं। EESL और यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट दोनों मिलकर भारत और पूरे साउथ एशिया में हेल्दी एंड एनर्जी इफ़िशिएंट बिल्डिंग के लिए एक साथ कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि किस डेट तक अब कोई नई योजना की शुरुआत नहीं करी जाएगी। 31 मार्च 2021 तक अब कोई भी नई योजना की शुरुआत केंद्र सरकार नहीं करेगा। ऑप्शन में देखिए 31 मार्च 2021 ये लिखा नहीं हुआ है, ये गलत जो है टाइपिंग हो गई, यहाँ पे टाइप करते समय ये गलती हो गई है, तो इसको आप करेक्ट कर लोगे कि 31 मार्च 2021 तक अब केंद्र सरकार कोई नई योजनाओं की शुरुआत नहीं करेगा। और जो योजनाओं की शुरुआत हो चुकी है जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, वित्त मंत्र और क्या एक अभी आत्मनिर्भर भारत अभियान जिसमें 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की गई, तो वित्त मंत्रालय ने एक अपना बयान जारी किया है कि जो योजना की शुरुआत हो गई है उनके लिए सिर्फ धन आवंटन की स्वीकृति की जाएगी और कोई नई योजना की शुरुआत अब नहीं करी जाएगी 31 मार्च 2021 तक। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखिए ऑप्शन ये गलत प्रिंट टाइप हो गया है, तो आप इसको कोई सा भी ऑप्शन आप ये ध्यान दे लोगे कि 31 मार्च 2021 तक अब कोई भी नई योजना की शुरुआत केंद्र सरकार की तरफ से नहीं होगी। जो योजनाओं की शुरुआत हो चुकी है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ धन आवंटन का कार्य किया जाएगा, ऐसा बयान वित्त मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। तो इसमें कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 31 मार्च 2021 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन 2020 जिसे सितंबर नवंबर 2020 तक स्थगित कर दिया गया था, किस देश द्वारा आयोजित किया जाएगा। देखिए G7 क्या है, ये 7 देशों का जो 7 विश्व की अच्छी तगड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका ये समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन और USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन में मतलब यूरोप की 27 कंट्री इसके मेंबर हैं यूरोपियन यूनियन के। तो कुल इसमें G7 में कुल 8 देश हैं, 8 देश नहीं कह सकते हो, देखिए 7 देश हैं और एक पूरा यूरोपियन यूनियन यानी कि 27 देश का यूरोपियन यूनियन और साथ ही साथ 7 अन्य देश मिलकर G7 ग्रुप को बनाते हैं। ये विश्व की जो अच्छी अर्थव्यवस्था है, ये सारे देश अच्छी अर्थव्यवस्था वालों का एक ग्रुप है। इनका शिखर सम्मेलन जो 2020 अगस्त में होने वाला था इसे टाल दिया गया है और अब ये होगा आपका नवंबर 2020 में ही इन्होंने अपनी नई डेट रखी है। नवंबर 2020 तक अपने शिखर सम्मेलन को स्थगित कर दिया है। और अभी कुछ दिन पहले ही ये काफ़ी न्यूज़ में बना था कि इसको G7 को G10 और G11 करने के लिए बात चल रही है। G7 को G10 करना चाह रहा है यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, उसमें वो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया को जोड़ना चाह रहा है, जबकि USA अमेरिका इसमें 4 अन्य देशों को जोड़ना चाह रहा है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया के साथ ही साथ रशिया को भी इसमें जोड़ना चाह रहा है अमेरिका, जबकि ब्रिटेन रशिया को नहीं जोड़ना चाह रहा है, सिर्फ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया को जोड़ना चाह रहा है। यानी कि इंडिया दोनों में कॉमन है, ब्रिटेन इसके विस्तार की बात कर रहा है तो भी इंडिया है और अमेरिका इसके विस्तार की बात कर रहा है तो भी इंडिया है। साथ ही साथ अगर ब्रिटेन बात कर रहा है तो ब्रिटेन रशिया को इसमें नहीं रख रहा है, और जबकि अमेरिका जब बात कर रहा है इसके विस्तार की G7 के तो वो इसमें रशिया को भी रख रहा है। और जो ये नवंबर 2020 में इसका आयोजन किया जाएगा ये संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका USA में करा जाएगा। तो ऑप्शन C इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस डेटा शेयरिंग वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया गया है। डेटा शेयरिंग वेबसाइट बी ट्रांसफ़र
को भारत सरकार ने ब्लॉक कर दिया है? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, वी ट्रांसफ़र। ये इंग्लिश में था लेकिन अभी हिंदी में लिखते समय WE ट्रांसफ़र एक वेबसाइट है जिसे भारत सरकार ने ब्लॉक कर दिया है सिक्योरिटी रीजन को बताते हुए। और वी ट्रांसफ़र को जो ब्लॉक करने का ऑर्डर इशू किया, इसे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने इशू किया। वी ट्रांसफ़र सबसे आपको याद रखने वाली बात है, नीदरलैंड की एक वेबसाइट है, नीदरलैंड की। तो इसे ब्लॉक किया गया। तो आप ध्यान दोगे कि ये नीदरलैंड की वेबसाइट है, ना कि चाइना की वेबसाइट है, क्योंकि अभी चाइना ज़्यादा न्यूज़ में है। तो अगर क्वेश्चन में ये आ जाता है कि वी ट्रांसफ़र कहाँ की वेबसाइट है तो चाइना ज़्यादा लोग आंसर करेंगे, लेकिन आप नीदरलैंड पे आंसर करोगे क्योंकि ये नीदरलैंड की वेबसाइट है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा कि भारत सरकार ने डेटा शेयरिंग वेबसाइट वी ट्रांसफ़र को ब्लॉक कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2020 में जल शक्ति मिशन के लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया था? बजट 2020 में जल शक्ति मिशन के लिए 11,500 करोड़ रुपए का धन आवंटन किया गया था। और ये क्या है जल शक्ति मिशन? देखिए ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहा है, मैं कर भी रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्ज़ाम में कन्फर्म पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। देखिए जल शक्ति मिशन के अंतर्गत ये इंश्योर किया जा रहा है कि भारत में 2024 तक प्रत्येक घरों में स्वच्छ जल पाइप के थ्रू पहुंच जाए। यही है जल शक्ति मिशन और ये जल शक्ति मंत्रालय के अधीन इस कार्य को किया जा रहा है। इसके लिए बजट 2020 में 11,500 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया था, जिसमें से 1832 करोड़ रुपए बिहार के लिए जो है एलोकेट किया जल शक्ति मंत्रालय ने, 1407 करोड़ रुपए असम के लिए और 680 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर के लिए एलोकेट किया गया है। हमारे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम भारतीय कंपनियों में निवेश कितने $US के निवेश की योजना बना रहा है? अमेरिकी US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन ये भारत में कुल 350 मिलियन $US के निवेश की योजना बना रहा है। US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन का जो हेडक्वार्टर है ये वॉशिंगटन DC USA में स्थित है। इसके CEO एडम वहीलर हैं। एडम वहीलर इसके CEO हैं। यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन को अमेरिका के डेवलपमेंट बैंक का पार्टनर भी कहा जाता है। अमेरिका का जो डेवलपमेंट बैंक है उसका पार्टनर बोला जाता है यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन को, यानी कि USIDF को। USIDF भारत में 350 मिलियन $US के निवेश की योजना बना रहा है। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस UNADAPS के गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये भारतीय हैं, ये मदुरई तमिलनाडु की हैं, ये स्टूडेंट हैं। इनका नाम है एम नेत्रा। देखिए यहाँ पे फिर से एक टाइपिंग मिस्टेक हुई है, नेत्र लिखा हुआ है, ये एम नेत्रा है, NETHRA, एम नेत्रा। एम नेत्रा को UNADAP ने गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया है। ये अभी स्टूडेंट हैं और 2013 से अभी तक इन्होंने अपने पढ़ाई के दौरान जो इनको घर से पॉकेट मनी मिलती थी उसमें से 5 लाख रुपए को सेव करके रखा था और कोविड-19 के दौरान इन्होंने अपने पूरे 5 लाख को अन्य लोगों की मदद के लिए दान दे दिया। इनके फादर एक सैलून चलाने का कार्य करते हैं और लॉकडाउन के दौरान सैलून बंद थी। इनके फादर ने भी इनको सपोर्ट किया और इन्होंने 5 लाख रुपए लोगों की मदद के लिए कोविड-19 पैंडमिक के दौरान, लॉकडाउन के दौरान इन्होंने दान कर दिया। इसीलिए यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस ने इनके इस कार्य से प्रभावित होकर इनको गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर के रूप में नियुक्त किया है और इन्हें डेक्सन स्कॉलरशिप के रूप में 1 लाख रुपए भी प्रदान किया गया। यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के डायरेक्टर डोमिनिक डिक्सन हैं और इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस
एस्ट्रोफिजिक्स में सहयोग के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसरो ने एरीज आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस, जो कि उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है, उसके साथ स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस एस्ट्रोफिजिक्स में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। क्या है ये स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस? स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस के अंतर्गत स्पेस में जो भी ऑब्जेक्ट है वो उसका एक ऑर्बिटल पे वो क्या करते हैं, ऑर्बिटल पे चलते हैं, उस ऑर्बिटल को ट्रैक करते हैं स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस के अंतर्गत। फिर जो ऑर्बिटल होता है ऑब्जेक्ट का, उसका एनालिसिस करते हैं कि ये क्यों इसी ऑर्बिट पर जो है अपनी गति कर रहा है, और साथ ही साथ अंतरिक्ष का जो मौसम होता है उसके भी अध्ययन को करते हैं स्पेस सिचुएशन एंड अवेयरनेस के अंतर्गत। इसी के लिए इसरो ने जो है एरीज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है कि इसरो और एरीज दोनों मिलकर इसके लिए एक अध्ययन करेंगे। इसरो भारत की जो है अंतरिक्ष संस्थान है, इसका क्या फुल फॉर्म है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और एरीज का फुल फॉर्म क्या है? आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस। इसरो के जो डायरेक्टर हैं ये के शिवन हैं। एरीज कहाँ स्थित है? ये नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किस संगठन केंद्र ने छात्रों और शिक्षकों को ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए यूनेस्को के साथ सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षण कोविड-19 के समय में बुकलेट विकसित किया है? NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने यूनेस्को के साथ मिलकर छात्रों और शिक्षकों को ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से एक बुकलेट जारी किया। किस टाइटल के साथ? सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षण कोविड-19 के समय में, ये इसकी टाइटल है बुकलेट की, ये ई बुकलेट है। इसे लॉन्च किया हमारे HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने। NCERT और यूनेस्को ने जो स्टूडेंट हैं और जो टीचर्स हैं, क्या है कि ऑनलाइन ये इस समय कोविड-19 के दौरान सारे इंस्टीट्यूट, सारे कॉलेज, सारे कोचिंग संस्थान बंद चल रही हैं, तो लोगों का ऑनलाइन की तरफ रुझान बढ़ा है। इसी को देखते हुए कि ऑनलाइन के दौरान लोग कैसे सुरक्षित रहें, अपने डेटा को कैसे सुरक्षित रख सकें, अपने फ़ोन के डेटा को कैसे सुरक्षित रख सकें, इसी के लिए एक जागरूकता अभियान के तहत यूनेस्को और NCERT ने एक बुकलेट विकसित किया। बुकलेट का नाम है सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षण कोविड-19 के समय में, और इसको लॉन्च किया रमेश पोखरियाल निशंक ने, जो कि हमारे HRD मिनिस्टर हैं। और यूनेस्को का क्या फुल फॉर्म है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का वैसे तो हेडक्वार्टर है फ्रांस पेरिस में, लेकिन इसका एक ऑफिस, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस जिसे बोलते हैं, ये न्यू दिल्ली में स्थित है। तो इसी यूनेस्को के इसी रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ने ही NCERT के साथ कार्य करके जो बुकलेट जारी किया है ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में, वो यही ऑफिस है जो न्यू दिल्ली का रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है यूनेस्को का। वैसे यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है ये पेरिस फ्रांस में स्थित है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला ऑनलाइन कचरा प्रबंधन मंच लॉन्च किया? ऑनलाइन कचरा प्रबंधन मंच लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है। जगनमोहन रेड्डी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, जो कि YSRCP पार्टी से बिलोंग करते हैं। यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है विश्वभूषण हरिश्चंदन। और 2 नेशनल पार्क है यहाँ पे आंध्र प्रदेश में, बहुत फेमस है। एक है पापीकोंडा नेशनल पार्क और एक है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को ओलंपिक एसोसिएशन, एथलीट और प्रशंसकों द्वारा पूरी दुनिया में एक साथ 23 जून को मनाया जाता है। पहला जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया था ये 23 जून 1948 को मनाया गया था। इस वर्ष कोविड-19 पैंडमिक के कारण
जो ये ओलंपिक दिवस था, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस था, इसका जो कार्यक्रम आयोजित किया गया ये पूरी तरीके से ऑनलाइन आयोजन था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में जो भी कार्यक्रम आयोजित किया गया 23 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन लोक सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जून को मनाया जाता है। यानी कि जिस डेट को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, सेम डेट को ही यूनाइटेड नेशन लोक सेवा दिवस भी मनाया जाता है। दोनों 23 जून को ही मनाए जाते हैं। लोक सेवा से जुड़े लोगों के योगदान को सार्वजनिक करना, विकास प्रक्रिया में जो लोक सेवा के अधिकारी हैं उनकी भूमिका को स्वीकार करना, युवाओं को लोक सेवा के क्षेत्र में कैरियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना ही इस यूनाइटेड नेशन लोक सेवा दिवस का प्रमुख उद्देश्य है, जो कि 23 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 23 जून को ही दो डेट अभी हो गई, एक 23 जून को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। दूसरा 23 जून को यूनाइटेड नेशन लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा रसोई योजना किस राज्य द्वारा शुरू की जाएगी? इंदिरा रसोई योजना शुरू की जाएगी राजस्थान द्वारा। राजस्थान सरकार ने दिन में 2 बार गरीबों को शुद्ध और पौष्टिक भोजन प्राप्त हो, इसके लिए इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत करी है। इंदिरा रसोई योजना के लिए प्रत्येक वर्ष सरकार ने ये भी घोषणा की है कि प्रत्येक वर्ष 100 करोड़ रुपए का एलोकेशन होगा, यानी कि 100 करोड़ रुपए प्रत्येक वर्ष दिए जाएंगे इंदिरा रसोई योजना को, जिसके अंतर्गत जो भी राज्य में गरीब व्यक्ति है उसको शुद्ध और पौष्टिक भोजन दिन में 2 बार दिया जाएगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, और गवर्नर कलराज मिश्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाबबाई संगमनेरकर, जो कि हाल में ही खबरों में है, एक प्रसिद्ध लोक कलाकार हैं। गुलाबबाई संगमनेरकर ये मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। इनको अभी एक जो है मिला अचीवमेंट अवार्ड, कौन सा? बीताबाई नारायण गांवकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2018-19 से इन्हें सम्मानित किया गया, तभी ये खबरों में बने थे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बीताबाई नारायण गांवकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2018-19 का अब दिया गया किसको? गुलाबबाई संगमनेरकर को। इसीलिए ये खबरों में बने हुए थे और ये एक प्रसिद्ध लोक कलाकार हैं। इन्हीं के साथ अन्ना साहेब किर्लोस्कर को म्यूजिकल थिएटर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 19-20 से भी सम्मानित किया गया। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।